नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आज बात होगी जो आरक्षण के बंटवारे की चर्चा चल रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की। तीन राज्यों में जो आरक्षण के बंटवारे की जो राजनीति चल रही है उस पर विस्तार से आज मैं बात करूंगा। दरअसल आरक्षण देश में एक ऐसा मुद्दा बन चुका है कि जब भी आरक्षण की बात होती है तो हो हल्ला अचानक से शुरू हो जाता है। और ये हो हल्ला इस बार शुरू हुआ था 1 अगस्त 2024 से, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला नहीं बल्कि इसको सुझाव कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया था 1 अगस्त 2024 को। सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं डाली गई थी जिनमें ये गुहार लगाई गई थी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कई सारी ऐसी जातियां हैं जिनको आरक्षण का अभी तक जो है वो लाभ नहीं मिल पाया। ये सच बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारे ऐसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों में धड़े हैं, या यूं कह सकते हैं धड़े की बजाय बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, बहुत सारी ऐसी बहुत बड़ी एक आबादी है जिनको अभी तक आरक्षण का लाभ ही नहीं मिला है, आरक्षण का फायदा ही नहीं मिला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं सब याचिकाओं का कॉग्निजेंस संज्ञान लेते हुए एक सुझाव दिया राज्यों को कि जो राज्य सरकारें हैं वो चाहें तो अपने यहाँ आरक्षण का वर्गीकरण मतलब क्लासिफाइड कर सकती हैं आरक्षण को। ए ग्रुप में, बी ग्रुप में, सी ग्रुप में, डी ग्रुप में, इस तरीके से आरक्षण का जो है वो वर्गीकरण किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ जो याचिकाएं डाली गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनका समाधान करने के लिए राज्य की सरकारों को एक सुझाव दिया कि राज्य सरकारें ऐसा कर सकती हैं। और ये जो याचिकाएं डाली गई हैं याचिकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए और समाज के एक बड़े तबके पर जो आरक्षण से वंचित रह गया उसको लाभ पहुंचाने के लिए सरकारें इस तरीके का फैसला जो है वो ले सकती हैं, ऐसा सुझाव दिया गया राज्य सरकारों को। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के सुझाव से पहले ही बीजेपी की और कांग्रेस की सरकारें बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए कुछ इस तरीके का तो वो आनन फानन में हड़बड़ी में बहुत जल्दी से काम करना शुरू कर दें। सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही फैसला आता है 17 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आता है और 18 अक्टूबर को हरियाणा में नायब सिंह सैनी जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं उसके तुरंत बाद 18 तारीख को हरियाणा की कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हरियाणा की पहली कैबिनेट में यही फैसला होता है कि राज्य सरकार जो अनुसूचित जातियों को करीब 15.5% और अनुसूचित जनजातियों को जो करीब 7% के आसपास रिजर्वेशन राज्य में 22-22.5% मिल रहा है उसको वर्गीकरण मतलब उसको बांटेगी। मतलब कुछ जातियों को आरक्षण ज्यादा मिलेगा, कुछ को कम मिलेगा। और कुछ इसी तरीके का जो फैसला है वो कर्नाटक की रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना में जो रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, उन्होंने फैसला लिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि उनके यहाँ भी सरकार जो है वो आरक्षण का बंटवारा करेगी। और इसी तरीके से कर्नाटक की कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने भी यही फैसला लिया। हालांकि सिद्धारमैया ने इस फैसले को लागू करने के लिए सबसे पहले राज्य में जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उन भर्तियों पर रोक लगा दी और उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है कि वो जो है पहले जांच करेगी, उसके बाद जो है आरक्षण को लेफ्ट राइट इस तरीके से जो है आधार बना के अनुसूचित जातियों और जनजातियों में आरक्षण का बंटवारा किया जाएगा। ये तो पूरी खबर है, लेकिन अब खबर के बाद जो है बहन जी ने जो है वो ट्वीट किया। हालांकि 1 अगस्त के बाद भी उन्होंने ट्वीट किया था, अभी हाल ही में बहन जी ने एक ट्वीट फिर से किया। ये ट्वीट इसलिए किया क्योंकि हरियाणा में ये फैसला लागू होने जा रहा है, कर्नाटक में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी लागू होने जाना, वो तेलंगाना में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी लागू होने जा रहा है और कर्नाटक में लागू होने वाला है। मतलब बीजेपी तो पहले ही बीजेपी को कहा जाता है कि आरक्षण को लेकर के बीजेपी की कथनी और करनी में थोड़ा अंतर रहता है, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी संविधान और आरक्षण बचाने की बात करती है और लोकसभा चुनाव में उसका यही मूल मंत्र था कि आरक्षण और संविधान को बचाना है, तो फिर आरक्षण के बंटवारे का उद्देश्य क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी ने ऐसी कोई तैयारी की है या कांग्रेस पार्टी के पास ऐसी कोई रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट है? तो ये किस आधार पर ये जो सरकारें अपने यहाँ आरक्षण देने जा रही हैं बिना जांच के, बिना कमेटी बनाए, और ये सीधे सीधे जो है
जातियों को बांट करके, मतलब जितनी भी अनुसूचित जाति और जनजाति की जातियां हैं उनको बांट करके आरक्षण का जो है उसी तरीके से बंटवारा कर दिया जाएगा। लेकिन फिर इसमें सामाजिक न्याय कहाँ रह जाएगा? फिर ये पता कैसे चलेगा कि अनुसूचित जाति की किन किन जातियों में कितने लोगों को कितना आरक्षण का फायदा मिला है और कितने परिवार आरक्षण से अभी तक वंचित हैं? कायदे से तो होना ये चाहिए कि पहले, सबसे पहले जो है एक जांच केंद्र सरकार की तरफ से बैठाई जानी चाहिए, राज्यों को भी जांच करनी चाहिए कि अनुसूचित जातियों में कितने लोग जो है वो आरक्षण का लाभ ले चुके हैं। और सबसे बड़ी जांच ये होनी चाहिए कि कितने परिवार अब तक वंचित हैं। उन परिवारों को जांच करके, छांट करके उनकी एक लिस्ट, एक डाटा तैयार करना चाहिए और उन परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर आरक्षण का फायदा पहुंचाना चाहिए। लेकिन ये सब करने के बजाय आरक्षण को बांटने की जो राजनीति चल रही है, सियासत चल रही है, ये सिर्फ आरक्षण का बंटवारा नहीं है। इस बात को आपको बहुत ही बारीकी से और बहुत ही ग्राउंड से जाकर के, जड़ से जाकर के इसको समझने की जरूरत है। ये आरक्षण के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है और जब समाज बटेगा तो वोट भी बटेगा और इससे दलितों की और अनुसूचित जातियों, जनजातियों की जो एकता है वो कभी नहीं बन पाएगी। आरक्षण के नाम पर लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे। अभी तो ये फैसला लागू ही नहीं हुआ है। जिस दिन ये फैसला लागू हो जाएगा और जब लोगों को नौकरियां भी मिलने लगेंगी तो कहीं आप देखिएगा कि एससी एसटी में ही कई जातियों के जो नेता हैं वो आरोप, अभी ब्लेम गेम का खेल शुरू होगा कि उनको कम आरक्षण मिला, उनको ज्यादा मिल गया, उनको ज्यादा मिल गया, उनको कम मिल गया, वो आरक्षण से छूट गए। तो अनुसूचित जाति और जनजाति की जातियां जो हैं वो आरक्षण को लेकर के अभी तो सरकारों से लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन अब सरकारों से लड़ाई नहीं लड़ेंगी, वो आपस में लड़ाई लड़ेंगी और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगी और इसी के नाम पर मारकाट शुरू होगी। और यही जो है इसके पीछे का जो फायदा है ये कुछ और लोग उठाना चाहते हैं। उनका बेस वोट, काडर वोट तो मजबूत है और अब दलितों और अनुसूचित जनजातियों को बांट करके कहीं न कहीं इसके पीछे बहुत गहरी साजिश छिपी हुई है। शायद मायावती इस दूर की राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझ रही हैं, इसीलिए बसपा सुप्रीमो ने इस फैसले का विरोध किया है। हालांकि उन्होंने इस बात का जरूर स्वागत किया है कि सरकार की तरफ से एक जांच कमेटी बननी चाहिए, जिसका कि अमूमन हर कोई स्वागत करता है कि सरकार की तरफ से एक जांच कमेटी बने, सरकार जो है एक जांच करवाए, आयोग के जरिए पता लगवाए कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों में कितने ऐसे परिवार हैं जिनको अभी तक आरक्षण का लाभ ही नहीं मिला है, फायदा ही नहीं मिला। उनको प्राथमिकता के आधार पर फायदा पहुंचाना चाहिए। और इन सब के अलावा अगर सरकार की मंशा कुछ अच्छा करने की है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, कुछ बड़ा करने की जरूरत है या फिर वंचित तबके को ऊपर उठाने की जरूरत है, तो क्यों ना इस फैसले को राजनीतिक मंच से इसकी शुरुआत की जाए कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के जितने लोग विधायक बन चुके हैं या सांसद बन चुके हैं या फिर प्रधान बन चुके हैं या पार्षद बन चुके हैं, तो एक व्यक्ति को सिर्फ एक बार उसका लाभ मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए सपोज दैट कि मैं एक बार मैं एक बार प्रधान बन चुका हूं, तो अब मैं दोबारा प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर मैं एक बार नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष बन चुका हूं, तो मैं दोबारा से नगर पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बनूंगा। अगर मैं एक बार विधायक बन चुका हूं, तो मैं दोबारा से विधायक नहीं बनूंगा। अगर मैं एक बार सांसद बन चुका हूं, तो मैं दोबारा से सांसद नहीं बनूंगा। तो क्यों ना राजनीति में इस तरीके के प्रयोग किए जाने चाहिए। इससे दो फायदे होंगे कि अनुसूचित जातियों में जो बहुत सारे सांसद और विधायक बने बैठे हैं, दसियों साल से वही लोग बारी बारी से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हीं के बच्चे लगातार बार बार राजनीति में आ रहे हैं। अगर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, लागू होगा कि एक व्यक्ति एक बार ही अपने पद पे आरक्षण का लाभ उठाएगा, उसके बाद किसी और को मौका दिया जाएगा, तो इससे फायदा ये होगा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में बहुत सारे ऐसे परिवार और युवा लोगों को मौका मिलेगा जो अपने राजनीति में अच्छा प्रदर्शन करके दिखा पाएंगे। राजनीति में उन्हें आने का मौका मिलेगा, विधायक सांसद बनने का मौका मिलेगा और वो कार्यपालिका में जो है अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो अगर सरकार की मंशा ये सब करने की तो है नहीं, सरकार की मंशा, बीजेपी और कांग्रेस की मंशा अगर ये सब करने की होती तो ये तो सामाजिक न्याय का हिस्सा है, ये तो सामाजिक उत्थान का हिस्सा है। लेकिन सामाजिक न्याय और सामाजिक उत्थान से कोई लेना देना नहीं है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के वोटों को लोगों को आपस में बांट दिया जाए आरक्षण के नाम पर, ताकि ये सरकारों से आरक्षण की हक की लड़ाई लड़ने के बजाय आपस में ही लड़ते रहें। फिलहाल ये बहुत ही घातक फैसला है।
आज आपको भले ही लग रहा हो कि अनुसूचित जातियों में कुछ लोग ज्यादा लाभ उठा रहे हैं, कुछ लोग कम लाभ उठा रहे हैं, आने वाले समय में ये बहुत बढ़िया फैसला है, सबको आरक्षण मिलेगा, लेकिन हकीकत यह है कि आरक्षण अब ऊंट के मुंह में जीरे वाली कहावत हो गई है। सरकारी नौकरियां अब निकल नहीं रही हैं। आप देख लीजिए कि साल में कितनी नौकरियां ऐसी निकलती हैं जब आपको आरक्षण का फायदा मिलता है। या आप बीते 10 सालों में अपने गांव का आंकड़ा उठा करके देख लीजिए कि आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कितने लोगों को सरकारी नौकरियां मिली है। निजी क्षेत्र बहुत तेजी से प्राइवेट सेक्टर अपने पैर पसार रहा है, वहां पर मनमानी चल रही है। प्राइवेट सेक्टर में सामाजिक न्याय की कहीं बात नहीं है, आरक्षण की कहीं कोई हिस्सेदारी भागीदारी नहीं है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की गुंजाइश रहती है, लेकिन वहां पर भी साजिश बहुत गहरी, बहुत जोरदार चल रही है। ऐसे में आपको सावधान और सतर्क रहना है। आपको मिलकर अपने हक की लड़ाई लड़नी है। अगर आप मिलकर संघर्ष नहीं करते हैं तो फिर इसमें आपका नुकसान हो सकता है। आपसे अपील है एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।